गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करे थे मेरे भाई रदरफोर्ड्स के एप्लीकेशंस, रदरफोर्ड्स मॉडल के एप्लीकेशंस लाइक स्कैटरिंग एंगल, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये सारी चीजों को डिस्कशन किए थे। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो है लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। limitations of Rutherford's model, limitations of Rutherford's model। ठीक है, एक चीज हम बता देते, जैसे अब आप लोग को डिस्कशन में जो भी डाउट्स आएंगे तो वो तो लेक्चर वाला डाउट को तो आप यहीं पे क्लियर कर लेंगे। मतलब जैसे ही आपको मान लीजिए हम कोई पॉइंट समझा रहे हैं, वो पॉइंट पे अगर डाउट आया तो वो डाउट को आप तुरंत इंस्टेंटली क्लियर कर लेंगे। अब आप सीडीपीएस बनाएंगे या फिर बुक्स सॉल्व करेंगे तो आपका जब 5-10 डाउट हो जाएंगे तो हमें आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बीच बीच में कभी कभी हम एक्स्ट्रा क्लास ले लिया करेंगे डाउट के नाम पे अलग से, ठीक है। और जिससे डाउट होगा वही उस पर अटेंड करेगा और वो अपना डाउट बताएगा और फिर वो डाउट को डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज, अगर छोटा डाउट होगा तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप में जो डाउट ग्रुप है उस डाउट ग्रुप में आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और बड़ा डाउट हो जो कि लगता है कि आपको वीडियो से ही क्लियर होगा या फिर आपको ऐसा लगता है कि मिल करके ही क्लियर होगा, तो फिर आप वीडियो के थ्रू या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर आपको अलाउ करेगा डाउट पूछने के लिए आने के लिए तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्म हम कर देंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो माय डियर स्टूडेंट, मेनली इसके दो ही लिमिटेशंस है। मेनली अगर बात करें तो इसमें दो लिमिटेशंस है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसके बहुत सारे लिमिटेशंस है, हम आगे चल करके बात करेंगे। तो मेरे भाई आप लोगों को ये बात पता होगा शायद कि मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी से, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हम लोग एक बात बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो रेडिएशन एमिट करता है जब एक्सीलरेट हो रहा होता है, यानी ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल रेडिएशंस एमिट करते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो सिंस इलेक्ट्रॉन भी जो है, इलेक्ट्रॉन भी जो है एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये भी एक्सेलरेट हो रहा है। तुमको कैसे एक्सेलरेट हो रहा है? तो माय डियर ये इलेक्ट्रॉन है। अब किसी का भी डायरेक्शन अगर देखना है मोशन का सर्कल में मेरे भाई, तो उसका टेंजेंट से डायरेक्शन देखा जाता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज होगा, और इसका मतलब कि एक्सेलरेट होगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल भी एक्सेलरेट हो रहा है। तो मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होगा तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा। अब रेडिएशन एक एनर्जी का फॉर्म है, रेडिएशन जो है एनर्जी का फॉर्म है, ये रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में एमिट करेगा। यानी ओवरऑल हम ये बोलना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिक्रीज होगा क्योंकि नेट एनर्जी तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कौन सा एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा? टोटल एनर्जी कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है और ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कौन सा एनर्जी इसका कम होगा? सिंस टोटल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, टोटल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसका मोशन वाला जो काइनेटिक एनर्जी था वो डिक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज का मतलब हो गया कि हाफ mv² में मास तो चेंज हो नहीं सकता है। इससे एक ही लाइन क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। और मेरे भाई जो रदरफोर्ड्स का मॉडल था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा,
क्या था, k q1 q2 by r square. r is distance between nucleus and electron, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है mv²/r। तो माय डियर स्टूडेंट ये v डिक्रीज करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि चार्जेस चेंज नहीं होगा, चार्जेस तो चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आकर के कोलैप्स करने लग जाएगा। बोला ये जाता है कि एक टाइम आएगा कि ये न्यूक्लियस धीरे 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 आकर के ये न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएगा, बट ये नहीं होता है। तो एक लाइन लिखो, इसमें हम बोल करके लिखवाना चाहते हैं मेरे भाई, लिखो जल्दी से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, according to Maxwell theory of electromagnetic radiation, an accelerated charge particle emits radiation, comma, electrons revolving around the nucleus are in a state of continuous acceleration due to change in direction of velocity, ठीक है। Hence it must emit radiation, which decreases its velocity, and hence it should follow a spiral path, and finally collapse to the nucleus, which does not happens, कॉमा देकर के लिखना, which does not happens। तो एक बार हमें बताओ जल्दी से कि जो बात बताई गई वो समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। यस माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे की बात करेंगे तो इस इक्वेशन में अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि एक ही इक्वेशन है मेरे भाई, चार्जेस तो नोन है, यहाँ पर न्यूक्लियस जो भी एटम लिया जाएगा उसका न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे उतना चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नोन है, ठीक है। कितना डिस्टेंस में ये ट्रैवल करेगा ये अभी हमें नहीं पता है, हर एटम के लिए अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है मेरे में। मास तो इलेक्ट्रॉन का पता है नोन है, लेकिन फिर से कितना स्पीड से कितना वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा ये भी अननोन है। यानी आपको हम नेट ये बोलना चाहते हैं कि वेलोसिटी और रेडियस का एक ही इक्वेशन है, और हमारे पास में ना वेलोसिटी पता है कितना वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन्स, और ना रेडियस पता है कि कितना डिस्टेंस में न्यूक्लियस से रिवॉल्व करेगा, यानी कि ना इसका स्पीड पता है ना डिस्टेंस पता है कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा। तो अपने पास में दो इक्वेशंस है, सॉरी दो अननोन है और एक ही इक्वेशन है, दो अननोन्स है और एक ही इक्वेशन है अपने पास में। तो खुद सोचो क्या लगता है तुम्हें, दो अननोन एक इक्वेशन से निकाले जा सकते हैं? तो जवाब आएगा कि नहीं। तो लिखो, एक लाइन लिखो, ठीक है, लिख लेना सेकंड नंबर पॉइंट में। हाँ, एनर्जी कंजर्व रहता है जुबैर, एनर्जी कंजर्व रहता है, वेलोसिटी और रेडियस अननोन है। तो लिखो देयर आर टू अननोन्स एनर्जी कंजर्व रहता है। तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी में फिर से आर आ जाएगा,
और काइनेटिक एनर्जी में आप कहना चाहते हैं कि हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितना होगा ये तो नोट नहीं ना है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट तो होगा लेकिन कितना होगा ये तो नोट नहीं है ना। लिखो, तो लिखो देयर आर टू अननोन्स, तो यानी कि फिर से गेम हो गया कि टोटल एनर्जी भी अननोन है। टोटल एनर्जी कितना होगा, अगर हमको ये वेलोसिटी और रेडियस अगर पता चल जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 by r लगा लेंगे और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लगा लेंगे, तो वो हमें टोटल एनर्जी भी मिल जाएगा। यानी ये तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी और r मालूम होगा। वेलोसिटी और r मालूम हो, ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट तो होता है लेकिन कितना वैल्यू है ये नोट नहीं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस चीज को। तो लिखो देयर आर टू अननोन्स, there are two unknowns, velocity and radius, velocity and radius which cannot be calculated, velocity and radius which cannot be calculated by a single equation, which cannot be calculated by a single equation simultaneously, simultaneously. Hence Rutherford's model, hence Rutherford's model could not explain the exact position, position का मतलब r हो गया, radius is position, comma velocity, velocity and energy of electrons, and energy of electrons. तो आई होप ये सर एग्जैक्ट के बाद, फिर से बोलो क्या बोल रहा है सर एग्जैक्ट के बाद, position comma velocity and energy of electrons, and energy of electrons. ठीक है, आज का लेक्चर में भी थोड़ा सा स्लो रहेगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर से वापस ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। नेक्स्ट क्लास से फिर से हम लोग वापस पेस पकड़ लेंगे। तो आई होप ये दो पॉइंट जो लिखवाए गए लिमिटेशन में रदरफोर्ड के, वो दोनों लिमिटेशंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए आपको। सबसे पहले एक बात और बोल दें हम कि आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको और भी लाइंस मिलेगा, लाइक लिखा रहेगा कि आपको ये स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड्स का मॉडल नहीं बता पाया। तो सुनो मेरी बातों को, जो बातें बोर्स आगे बताएंगे और जो रदरफोर्ड्स नहीं बताए थे उसमें से सारे पॉइंट्स, लाइक बहुत सारा पॉइंट्स होगा, लाइक एनर्जी कैलकुलेशन बता देंगे, बोर्स का मॉडल आएगा तो हम लोग वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, रेडियस का एक फॉर्मूला निकाल लेंगे, तो सब कुछ निकाल लेंगे वहां पर से। तो देखो जितने सारे चीज हम बोर्स का थ्योरी से निकालेंगे तो वो सारा के सारा तो रदरफोर्ड्स नहीं बताए थे हम लोग को। तो जो जो चीजें उसमें हमारे रदरफोर्ड्स के पॉइंट्स में नहीं आएंगे वो सारे के सारे लिमिटेशन बनते चले जाएंगे। लाइक बोर्स का मॉडल वेलोसिटी निकालने सिखाएगा, रेडियस निकालने सिखाएगा, एनर्जी निकालने सिखाएगा मेरे भाई, नंबर ऑफ लाइंस कितना एमिट होगा वो निकालने के लिए सिखाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिखाएगा। तो वो सारे के सारे रदरफोर्ड्स के लिमिटेशंस ही बनेंगे। तो अगर हम लोग लिमिटेशंस लिखना शुरू कर दिए तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बोर्स का भी थ्योरी से जो लिमिटेशंस बनेगा वो भी तो रदरफोर्ड्स के लिमिटेशंस होंगे। तो कोई पूछेगा कि बोर्स का सर जो लिमिटेशन है वो क्या रदरफोर्ड का लिमिटेशन है? यस बिल्कुल है। ठीक है, तो इसीलिए वो सारे के सारे लिमिटेशंस में आएंगे। बस आप इतना ही ध्यान रखिएगा, रदरफोर्ड जो बात बोले उसके अलावा जो बातें नहीं कहे हैं वो सारे के सारे उनके थ्योरी में कमी रह गया, लिमिटेड थ्योरी रह गया। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लिमिटेशंस। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे मेरे में, जल्दी जल्दी में निकालेंगे इसको, ये सब आपको आता है। रिलेशन बिटवीन स्पीसीज, रिलेशन बिटवीन स्पीसीज, जैसे आप लोग सुनते होंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सारी चीजों के बारे में जल्दी जल्दी बताएंगे। तो यहाँ पर X इज एनी एटम, इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, ये सब आपको पता है। शायद किसी को नहीं पता हो तो देख लो, ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। Z इज एटॉमिक नंबर, A इज मास नंबर। अगर कोई किसी को पता नहीं है तो बता देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो Z के बराबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो A माइनस Z के इक्वल होता है।
ठीक है। और अगर एटम है माय डियर स्टूडेंट, तो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, क्योंकि एटम जो होता है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको आता है, हमें अच्छे से मालूम है। चलो पहला बात यहाँ पे हम लोग रिलेशन में पढ़ेंगे आइसोटोप्स। तो लिख लो एक लाइन जल्दी जल्दी मेरे भाई। एटम्स हैविंग, ये सब लाइन आपको पता है, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर। कोई बोलेगा सर एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर भी अगर सेम हो जाए तब क्या होगा? तो मेरे भाई अगर एटॉमिक एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम हो जाएगा तो सेम एटम हो जाएगा, वो डिफरेंट एटम कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, तो एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। किसी को फास्ट लगेगा तो वो भी बोल सकता है कि थोड़ा स्लो पढ़ाइए। एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर क्या होगा? अलग होगा माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल के रूप में हम दिखला देते हैं आपको। हाइड्रोजन 1 1, ठीक है, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। आपको ये भी बात पता होगा हाइड्रोजन 1 1 को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल प्रोटियम कहते हैं। हाइड्रोजन 1 2 को ड्यूटेरियम कहते हैं। साथ साथ लिखते चलेंगे मेरे भाई। और हाइड्रोजन 1 3 को ट्रिटियम कहते हैं। तो ये तीनों आपस में आइसोटोप्स है। सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे जा सकते हैं, हम ज्यादा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपके सामने। सेकेंड नंबर माय डियर स्टूडेंट, तो ये पता भी पहले से होगा, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सबका मास नंबर अलग अलग है मेरे भाई। एटॉमिक नंबर नीचे वाला है जो कि सेम है। अगला नंबर माय डियर स्टूडेंट आइसोबार्स। आइसोबार्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर भी वो एटम्स के लिए ही होगा जिसमें मास नंबर सेम होगा। यहाँ पे एक बात चाहो तो और लिख सकते हो ऊपर वाले में, यहाँ पे Z सेम होगा, Z सेम होगा, A डिफरेंट होगा। तो कोई बताएगा A माइनस Z सेम होगा या डिफरेंट होगा? A माइनस Z सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट। यस डिफरेंट होगा, बिल्कुल है कि एक बदलेगा दूसरा सेम रहेगा, तो बदलेगा तो मतलब बदलेगा, तो ये डिफरेंट होगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, A माइनस Z डिफरेंट हो जाएगा। आइसोबार्स जो होते हैं मेरे भाई, उसमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होता है, यहाँ पे मास नंबर सेम होता है। तो एटम्स हैविंग सेम मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होगा? अलग होगा, लेकिन मास नंबर सेम होगा। मास नंबर क्या होगा? सेम होगा। एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी हम बोलना ये चाहते हैं कि यहाँ पर ए सेम होगा, ए का वैल्यू सबको मिलाएंगे तो वो सेम आएगा। Z का वैल्यू डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक सेम, ए सेम है लेकिन Z बदलेगा, तो कुछ भी बदलता हुआ माइनस करोगे तो ये हमेशा बदला हुआ ही मिलेगा, बदला हुआ ही मिलेगा। ठीक है, तुम कहोगे एक दो एग्जाम्पल हमारे मुंह पे फेंक दीजिए सर, तो चलो देख लो एग्जाम्पल। C6 C6 14 वाले ले लिए और नाइट्रोजन 7 14 ले लिए। दोनों का मास नंबर बिल्कुल सेम है मेरे भाई, और एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है, तो ये आपस में आइसोबार्स होंगे। ठीक है, इस पेज को हम हटा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर रिलेशन जो स्पीसीज के बीच का है, नेक्स्ट नंबर रिलेशन माय डियर स्टूडेंट्स, वो भी आप जान लीजिए। आइसोटोन्स, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। टोन्स ऐसा नहीं लग रहा कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक में प्रोटॉन सेम थे, ठीक है, जिसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो गया तो उसे हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं।
तुम कहोगे हमें एक एग्जाम्पल दीजिए, तो सर की कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, एग्जाम्पल के रूप में लिख लो मेरे भाई। सोडियम 1123 कितना हो गया इसमें, 23 माइनस 11 12 हो जाएगा, और मैग्नीशियम 1224 अगर लिखिए तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े। फोर्थ नंबर माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर एक टर्म और भी जनरली कहीं कहीं पर आप पढ़ोगे तो मिलेगा, मिरर न्यूक्लियाई। ये शायद आपको अननोन होगा, ये हम थोड़ा बता देते हैं आपको। मेरे भाई लेट से दो एटम्स है, दो एटम्स है, एक एक्स है और दूसरा वाला वाई है, एक एक्स है और दूसरा वाला वाई है, इन लोगों को मिरर न्यूक्लियाई कहेंगे, तब आर कॉल्ड मिरर न्यूक्लियाई, आर कॉल्ड मिरर न्यूक्लियाई ओनली इफ मेरे भाई दो एटम्स है, उस दो एटम्स को मिरर न्यूक्लियाई तभी कहेंगे जब इसमें कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्त है तो पूरा हो जाए। लाइक मेरे भाई एक्स और वाई को आपस में आइसोबार्स होने पड़ेंगे, यानी अगर दोनों आइसोबार्स है तो कुछ सोचा जा सकता है, कुछ सोचा जा सकता है। अगर आपस में दोनों आइसोबार्स है तो कुछ सोचेंगे मेरे भाई। सेकेंड नंबर कंडीशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एक्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एक्स, जितना प्रोटॉन एक्स में होगा तुम्हें लग रहा होगा उतना ही प्रोटॉन्स वाई में होने चाहिए, तब तो मेरे भाई फिर तो वो तो आइसोटोप्स हो जाएंगे। ठीक है, तब तो वो आइसोटोप्स हो जाएंगे, फिर मतलब क्या बनेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन, सॉरी क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वाई। मेरे में जितना प्रोटॉन एक्स में होगा उतना ही न्यूट्रॉन्स होने चाहिए वाई। इसी तरीके से तीसरा कंडीशन है जितना न्यूट्रॉन्स एक्स में होगा ना, जितना न्यूट्रॉन्स एक्स में होगा उतना ही प्रोटॉन्स होने चाहिए वाई में। मतलब एक दूसरे का रिवर्स है मेरे भाई, अगर इसका प्रोटॉन देख रहे हो तो उसके दूसरे वाले का न्यूट्रॉन देखना है, और अगर न्यूट्रॉन देख रहे हो तो दूसरे वाले का प्रोटॉन देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तुम्हें लग रहा होगा एक दो एग्जाम्पल हमें दिखला देते तो हमें अच्छा लगता। चलो मेरे भाई तुम्हारे सामने हम एग्जाम्पल दिखलाएंगे। पहला ऐसा हमें कंपाउंड्स लेने तो दोनों आपस में आइसोबार्स हो, तो लाइक मेरे भाई आइसोबार्स होने के लिए मास नंबर सेम होना चाहिए, और मास नंबर केवल सेम रखने से नहीं चाहिए आइसोबार्स होगा, हमें और भी सारे कंडीशन को देखने होंगे। लाइक नाइट्रोजन का हम 7 और 13 ले लिए मेरे भाई, 6 14 ले लिए, ताकि मेरा दूसरा क्राइटेरिया भी जो फुलफिल हो सके। तो नाइट्रोजन 7 13 वाले ले लिए, कार्बन 6 13 ही लेना पड़ेगा, तो आइसोबार्स होगा ही। सर तीनों होना जरूरी है या फिर कोई एक भी होगा तो? तीनों होना मस्ट है, ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली फुलफिल्ड होना चाहिए, साइमल्टेनियसली एक साथ। तो कार्बन 13 लिखे हैं मेरे भाई। ठीक है, ये कार्बन जो है 6 13 वाले लेना पड़ेगा तभी मेरा आइसोबार्स बन पाएगा। ठीक है, तो इस पे प्रोटॉन्स निकाल लो, देखो प्रोटॉन लिख दिया, न्यूट्रॉन लिखेंगे, प्रोटॉन 7 है और न्यूट्रॉन 13 माइनस 7 6 आ जाएगा, इसमें प्रोटॉन 6 है न्यूट्रॉन 7 है, तो बस कुछ करना नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लिखो और ऐसे क्रॉस एरो मार दो। अगर मैच कर रहा होगा ना, अगर मैच कर जाए आपका तो सोच लेना कि सही, पहला तो आइसोबार्स होने चाहिए, तो आइसोबार्स है देख लिए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर चेक कर लिए, अगर क्रॉस लगाने पर सेम मिल जा रहा है मतलब सही है मेरे में, तो ये प्रोटॉन्स का नंबर है और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर है, तो ये आपस में मिरर न्यूक्लियाई होगा। बहुत कम चांसेस है ये सबसे ज्यादा सवाल आने का मेरे भाई, ये सब टॉपिक को जेई जनरली टच नहीं करता है, चाहे वो आइसोबार्स हो, चाहे आइसोटोप्स हो, चाहे कुछ भी हो। इससे कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग दूसरे फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, करेंगे वो, और देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर से आएंगे, तो पहले तो चीजों को समझ लो।
सेकेंड नंबर माय डियर स्टूडेंट आइसोडाइफर्स, ये भी नाम आप सुन चुके होंगे पहले, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से टर्म्स है माय डियर स्टूडेंट्स। आइसोडाइफर्स उसको कहते हैं ना, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना सेम हो, n माइनस पी का वैल्यू सेम हो, n माइनस पी का वैल्यू यानी न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का वैल्यू सेम अगर आ जाता है तो उसे आइसोडाइफर्स कहते हैं। तुम कहोगे एग्जांपल दिखलाइए, तो मैं देखो एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक सोडियम एंड फास्फोरस 1123 मेरे भाई 1531, तो न्यूट्रॉन्स इसमें जो है वो है आपका 23 माइनस 11 12 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 31 माइनस 15 16 है, और प्रोटॉन्स 15 है। तो मेरे भाई n माइनस पी का वैल्यू निकालो 1 आया, n माइनस पी का वैल्यू इसमें भी 1 आया। तो मेरे भाई अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो ये लोग दोनों आपस में आइसोडाइफर्स कहे जाएंगे, ये लोग दोनों आपस में आइसोडाइफर्स कहे जाएंगे। यहाँ पर से एक गेम आपके साथ में किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, न्यूट्रॉन्स निकालने का कोई भी एटम है Z और मास नंबर A, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n माइनस पी की जगह पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है कि न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला A माइनस Z से निकलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स कैसे निकलेगा Z से, तो A माइनस 2Z आप चेक कर सकते हो। तो पूछा जाएगा कि आइसोडाइफर्स के कौन से प्रॉपर्टी मैच कर रहे हैं, तो A माइनस 2Z, A माइनस 2Z, यानी जुबैक पहले ही शायद जवाब दे दिया। तो इस टाइप से भी आप चेक कर सकते हो मेरे भाई, बहुत आसान है चीजें। एक बात और हम बताना चाहिए यहाँ पर, n माइनस पी का वैल्यू, तो कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर सेम हो सकते हैं। तुम कहोगे कौन से एटम, बहुत सारे एटम्स तुम्हें नोन है माय डियर, लाइक ऑक्सीजन सोचो 8 और 16, तो दोनों का वैल्यू 8 आएगा तो n माइनस पी 0 होगा। लेकिन कुछ में न्यूट्रॉन्स का ज्यादा है मेरे भाई, n माइनस पी का वैल्यू 0 के अलावा 1 आ जा रहा है, और भी बहुत सारे, और भी नीचे जाएंगे तो और भी 1 से भी ज्यादा वैल्यूज आने लगेगा, यूरेनियम में, थोरियम में, ये सब में 1 से भी ज्यादा आने लगेगा। तो अगर न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गया, तो n माइनस पी वैल्यू अगर सेम हुआ तो उसे तो आइसोडाइफर्स कहेंगे, सेम होगा तब आइसोडाइफर्स कहेंगे, वरना मेरे भाई ये क्या बता रहा है कि प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन्स है, तो इसे न्यूट्रॉन एक्सेस भी कहा जाता है। यानी n माइनस पी के वैल्यू को न्यूट्रॉन एक्सेस भी कहा जाता है। पूछा जाएगा सोडियम का न्यूट्रॉन एक्सेस कितना है, तो 1 बोले, या इसी को आइसोटोपिक एक्सेस भी कहा जाता है, आइसोटोपिक एक्सेस भी कहा जाता है। इसके दो नाम हैं, न्यूट्रॉन एक्सेस और आइसोटोपिक एक्सेस। अगर n माइनस पी का वैल्यू सेम हुआ तो आइसोडाइफर्स, और n माइनस पी का वैल्यू ही पूछ लिया तो उसको हम लोग न्यूट्रॉन एक्सेस या फिर आइसोटोपिक एक्सेस कहते हैं। तो आई होप जो लाइन्स कह रहे हैं वो तुम्हें समझ आ गई होगी। पॉइंट नंबर 6 बात करने जा रहे हैं मेरे भाई। सिक्स्थ वाला रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ वाला से जनरली जेई में सवाल आए हैं मेरे भाई, और ये भी तुम्हें आता है, हमें अच्छे से मालूम है कि ये तुम्हें आता है मेरे भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो देखो आइसो का मीनिंग होता है सेम, आइसो का मीनिंग होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग हुआ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, स्पीसीज हैविंग, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें क्या हो गए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तुम कहोगे हमें एग्जांपल दीजिए, तो सर तो मेरे में बहुत एग्जांपल भी हम बहुत सारा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर से जेई में क्वेश्चन आता है तो इसको थोड़ा सा टिक लगा लेंगे आप। अगर यहाँ पर से कोई पूछना चाहे सवाल तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है भाई डियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और लिथियम प्लस अगर लिख दिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम प्लस लिख दिए तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया।
तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर तुम्हें अब दिखलाए और भी एग्जांपल्स, तो मेरे भाई जैसे N3 माइनस O2 माइनस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है, O2 माइनस, F माइनस, नियॉन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो तुम्हें सब में दिखलाई देगा कि सब में इलेक्ट्रॉन्स 10 है। ये सारे के सारे में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। किसी को देखने में कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो बोलो, या फिर सारी चीजें अगर क्लियर हो गई तो हमें रिप्लाई करो। तो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सब में गिन लो एक बार, 10-10 इलेक्ट्रॉन्स दिखलाई देंगे, सब में 10-10। तो यही वाला क्वेश्चन आ जाता है मेरे बच्चे में। मान लो यहाँ से 3 उठा लेगा, या कोई भी 3 इसमें से उठा लेता है, या 4 उठा लेगा, तो बहुत सिंपल है मेरे भाई। तो सारे के सारे बहुत आसान है मेरे भाई। ये ऐसा सर एक बता दीजिए ना कैसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। फिर से बोलो शौबित। सर एक बता दीजिए ना कैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अच्छा, कैसे हो रहा है? तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है और ये 3 माइनस हुआ, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से होगा नाइट्रोजन के पास में, और 3 माइनस आने का मतलब 3 गेन कर लिया, 3 गेन कर लिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन में भी 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 8 2 10 हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता, प्लस चार्ज आ गया है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो आई होप शोभित आपको जो लाइन था डाउट वो यस क्लियर सर। है। ठीक है, तो सारे में 10 इलेक्ट्रॉन्स है माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा के हमेशा आपको आयंसी दिखाई देंगे, मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है। तो इसलिए लिखे हैं स्पीसीज, यहाँ पे कोई एटम नहीं लिखे है। स्पीसीज का मतलब हो गया कोई भी आ सकता है, स्पीसीज का मतलब हो गया कि कोई भी आ सकता है माय डियर स्टूडेंट। लाइन खींच दिए, वो आदत था पहले वाला, चलो कोई बात नहीं। चलो एक ही साइड लिखेंगे लाइन के। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो और भी एग्जांपल तुम्हें दिखला सकते हैं। मेरे भाई CO2 लिखे, अगर CO2 लग रहा है ठीक है, हाँ CO2, तो ओ नाइट्रोजन ले लेते हैं N2। क्या ये लोग दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? जल्दी से बताओ तो। जल्दी से बताओ, क्या ये लोग दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? CO2, तो यस, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सबको टोटल जोड़ना पड़ेगा, तुम्हें टोटल जोड़ना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। तो तुम्हें दिखाई देगा टोटल जोड़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि 22 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होगा। 8 Yes, to 16 और 6, 22 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, और इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। ठीक है, तो CO2 और N2O भी मेरे भाई क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स फेंके। अब क्या होता है ना, जेई वाले बहुत बार पूछ चुके हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक से सवाल, आजकल थोड़ा ना बदल दिए है पूछने का स्टाइल मेरे भाई। वो पूछने लगे हैं वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वो आजकल पूछने लगे हैं वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये भी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। वैलेंस क्या होता है ना, कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से पूछते हैं, और दरअसल कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले स्पीशीज मिलते ही नहीं, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, इसका मतलब हुआ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाम से ही पता चल रहा है। यानी अब क्या होगा ना, एग्जाम में तुम्हारा सवाल जो आएगा वो लिखा रहेगा ना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो तुम नॉर्मली टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, तुम टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे, तुम्हें दिखाई दे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया। अगर मैच कर गया तब तो वही आंसर होगा, लेकिन अगर मैच नहीं किया और क्वेश्चन में वैलेंस भी नहीं लिखा, तब आप अपने मन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को चेक कर लेना। क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे भाई जेई में कि वो बिना वैलेंस लिखे हुए वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को चेक करवाया है। ठीक है, तुम कहोगे एग्जांपल दे दीजिए, वैसे तो हम यहाँ पे वैलेंस सर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वाले दोनों रहा तो
हाँ, तब आप अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख करके आया है तब तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर मिल रहा है ऑप्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, अगर मिल गया ऑप्शन में तब तो उसी को टिक लगाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख करके आया है और आपको चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिल रहे हैं जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो, तब आप अपने मन से वैलेंस चेक कर लीजिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख करके आ गया तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को, बोलते हैं कि क्वेश्चन एरर था। नहीं, आप अलर्ट रहिएगा, जेई ने ऐसा कर चुका है और फिर आगे भी किया जा सकता है। तो आई होप आपका डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो कौन कौन से एग्जांपल, ऑक्सीजन और सल्फर, तो जितने भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे वैलेंस आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे। मेरे भाई SO2 एंड O3, SO2 एंड O3 ये भी आपस में क्या होंगे, वैलेंस आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे, है ना। हाँ, कोई पूछेगा ये लोग दोनों आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो नहीं, लेकिन मान लो ऑप्शन में रहा ही नहीं कोई भी, तब इसको हम टिक लगा के आएंगे अपने मन से कि ये लोग दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम दिखाई दे रहा है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में भी टिक लगा। तो जो तुम्हारा डाउट थे वो क्लियर हो गया, तो 6th और 7th को आप टिक लगा लेंगे। देखो है बहुत आसान चीज, सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन जेई में आता है इसीलिए इसमें हम थोड़ा सा टाइम दिए आपके साथ में। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है मेरे में? नो सर। ठीक है, चलो मेरे भाई इसी तरीके से और भी टर्म्स यूज हो गए, जो बहुत सारे वैसे तो टर्म्स होते हैं, लेकिन जो आने वाला था मेरे में वो पढ़ा दिए। एक टर्म और पढ़ा देते हैं आपको, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स होते हैं मेरे भाई स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर, यहां बल्कि लिख लो सेम नंबर ऑफ टोटल एटम्स, यही टोटल ठीक लग रहा है, सेम टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आइसोस्टर्स वो होते हैं ना जिसमें नंबर ऑफ एटम्स यानी एटॉमिसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो जाए। जैसे एग्जांपल में मेरे CO2 N2O अभी लिखे थे, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो था ही, एटॉमिसिटी चेक करो तो CO2 में एक कार्बन के एटम, 2 ऑक्सीजन के, 3 हो गए, इसमें 2 नाइट्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, टोटल 3 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो अभी जस्ट गिरे थे 22 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी कितना आया था 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग दोनों आपस में आइसोस्टर्स है, ये लोग दोनों आपस में आइसोस्टर्स है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे भाई, मेरे में एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें, x है, z और a लिखा हुआ है, और y है यहाँ पे z-2 और यहाँ पर a-4 दिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कराए भी है आपको पहले से। पूछा जा रहा है क्या ये आइसोडाइफर्स है, आइसोडाइफर्स, ये लिखा हुआ है कि क्या ये लोग दोनों आपस में आइसोडाइफर्स है, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है। क्या ये दोनों आपस में आइसोडाइफर्स है, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, जल्दी से बता दो हमें। आप लोग को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का CDPS भेज देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एन अवस्थी का भी बुक आप बना सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ट्रू आया जवाब मेरे में, हमें भी लगता है ये ट्रू है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम एटॉम केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाए थे, जहां पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो x z a में अगर आप n-p का वैल्यू निकालोगे तो a-2z आएगा, और y वाले निकालोगे z-2 a-4 करके, तो न्यूट्रॉन्स जो होगा, न्यूट्रॉन a-4 z-2 z+2 हो जाएगा, और माइनस प्रोटॉन z-2 करोगे तो हमें ऐसा लग रहा है कि +2 कट नहीं कटेगा, -4 और +4 कट जाएगा, तो ये सॉल्व करोगे तो a-2z ही आ जाएगा। यानी दोनों का वैल्यू n-p का सेम है, n-p। तो ये लोग दोनों आपस में आइसोडाइफर्स है। आप सॉल्व कर लेना, आपको आसानी से मिल जाएगा, ट्रू वाला सही है।
ठीक है, 2 वाला सही है माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन था। आई होप सबसे बन गया होगा, आई होप सबसे बन गया होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पर से, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। M प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, देखो क्वेश्चन इसको अच्छे से बनाना, आराम से, आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। M प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ आर्गन 1840, ठीक है 1840, फुल स्टॉप। फाइंड द मास, फाइंड द मास नंबर ऑफ M, M का आपको मास नंबर फाइंड करना है। इफ इट हैज Z प्लस 1 न्यूट्रॉन्स, Z प्लस 1 न्यूट्रॉन, वेयर Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ M, एटॉमिक नंबर ऑफ M। जल्दी से बनाओ तो। M प्लस, हम वैसे रीड कर दे रहे एक बार क्वेश्चन, शायद कोई तो रीड नहीं कर पा रहे होंगे, तो हम फिर से रीड कर देते हैं। M प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ आर्गन 1840, full stop. Find the mass number of M if it has Z plus 1 neutrons, Z plus 1 neutrons, Z जो है एटॉमिक नंबर है M का, Z जो है वो एटॉमिक नंबर है M का। निश्रुति आप गलती कर दिए हो थोड़ा सा, फिर से देखो, अच्छे से सॉल्व करो। Z प्लस 29 ये क्या लिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, Z के टर्म नहीं है, इंटीजर नंबर आएंगे मेरे पास, एक इंटीग्रल वैल्यू होंगे इसके। वैसे आंसर नहीं होगा, Z प्लस 2 डिग्री क्या क्या लिख दिया है, इंटीग्रल वैल्यू होगा। नहीं ऋषिकेश 60 नहीं, मास नंबर निकालना है। क्या कर रहा है तुम? अच्छा से सॉल्व करो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यूज करो वर्ड का। नहीं श्रुति, 36 भी आंसर नहीं है इसका। हाँ रितु का सही है, वेरी गुड। ठीक है, देखो मेरे भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पहले तो M के बारे में लिखो, Z, और इसका मास नंबर A ले लो, मास नंबर A ले लो। तो मेरे भाई आपको M प्लस जो आयन है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो M का अगर एटॉमिक नंबर Z है तो M प्लस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो M प्लस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो Z माइनस 1 होंगे, Z माइनस 1 होंगे, और उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है वो आर्गन 18 से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि आर्गन 18 में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 18। आर्गन 1840 में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 18 है, वो न्यूट्रल है, तो Z का वैल्यू कितना आ गया? 19, और न्यूट्रॉन्स आपको Z प्लस 1 दिया हुआ है, तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर Z प्लस 1, तो मास नंबर कितना हो जाएगा हमारे डियर स्टूडेंट? Z 1 19 2 38 प्लस 1 39 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, मास नंबर 39 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आंसर है। अच्छा जुबैर बोल रहा है कि हम तब से 39 ही देना चाहते थे, मेरा कीबोर्ड खराब हो गया है। ठीक है, चलो जो M भी प्लस यूज हो गया, M का निकाल रहे थे। क्या क्या फिर से बोलो अंकित। सर M का तब से निकाल दे रहे, M प्लस देखे ही नहीं है। हाँ, तो यही IIT है मेरे भाई। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये अच्छे से रीड करना है, बार बार बोल रहे रीड क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर और कुछ ज्यादा टाइप के वेरिएशन इस टाइप में क्वेश्चन आ नहीं सकते। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, आपको हो सकता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आ जाए जेईई में, मेंस में एडवांस के लायक तो क्वेश्चन ही नहीं है मेरे भाई। तो मेंस में अगर आ जाता है तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में इसको डाला जा सकता है।
आपके जो CDPS बनाने हैं मेरे में, हमेशा हम फिजिकल केमिस्ट्री का हमेशा आप लोग को बोलते हैं कि CDPS बनाओ। कुछ आंसर्स में गलती मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 98% चीजें करेक्ट है उसमें और ठीक है CDPS। तो आप बनाएंगे। जो लोग एनावस्थी बनाना चाहते हो, बिल्कुल एनावस्थी बनाने के लिए फ्री है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एनावस्थी भी बना सकते हैं। लेकिन हम इतना बोलेंगे कि कम टाइम में अगर ज्यादा स्कोर करना चाहेंगे तो आप CDPS केवल बना लेंगे तो हो जाएगा उसमें से, हर टाइप के क्वेश्चन है उसमें। मेरे भाई हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं नेचर ऑफ वेव्स। तो पहले तो वेव्स हम आपको पढ़ाएंगे, वेव्स के बारे में। वैसे ये सब आप चीजें जानते हैं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। वेव्स क्या होता है ना, एक तरह का डिस्टरबेंस होता है मेरे भाई, ठीक है। जैसे अभी कोरोना का 3rd वेव आ गया, जिसकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब्ड हो गए, ठीक है, क्लासेस ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए। तो वेव्स क्या है, डिस्टरबेंस है। अगर कोई पूछे कि वेव्स क्या है, तो ये एक तरह का डिस्टरबेंस होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो मेरे भी बोलने से भी कुछ वेव्स जनरेट हो रही है, पीछे वाले बोल रहे हैं कि हाँ सर आप बोल रहे हैं ना, तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मेरे भाई शायद ये डिस्टरबेंस आपके लिए अच्छे के लिए है, ठीक है। तो वेव्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट, डिस्टरबेंस होते हैं, और इसके थ्रू मैटर्स का या फिर चीजों का ट्रांसमिशन किया जाता है। जैसे हम बोले मेरे भाई, तो आप तक ये बात पहुंच गई, जबकि हम खुद नहीं पहुंचे थे आपके पास में, लेकिन हमारी बातें आप तक पहुंच गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या चीज है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। तो पूछेगा क्या है वेव्स, तो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है विदाउट ट्रांसमिशन ऑफ मैटर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है विदाउट ट्रांसमिशन ऑफ मैटर, विदाउट ट्रांसमिशन ऑफ मैटर। मेरे भाई हमें आने की जरूरत नहीं पड़ी, हम यहां से बोल दिए, आप तक मेरी बातें पहुंच गई। तो वेव्स अच्छा भी है बुरा भी है, हर टाइप का वेव्स है। जैसे फ्रिक्शन मेरे में आपको फिजिक्स में होता है, तो फ्रिक्शन अच्छा भी है बुरा भी है। लाइक अगर मान लो कि हम लोग के फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो पता चला जहां तहां हम लोग फिसल जाएंगे, है ना, वही फ्रिक्शन वहां पे यूजफुल है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आया तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरीके से वेव्स भी, कुछ वेव्स हमारे अच्छे के लिए है और कुछ वेव्स बुरा भी है। तो ये वेव्स ओवरऑल अगर पूछा जाए तो एक तरह का निगेटिव में बात करें तो ये डिस्टरबेंस है मेरे भाई, जिसके थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता है इस टाइप में, ठीक है। तो मेरे भाई कि वेव्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे हम लोग दिखलाते हैं मेरे भाई। जैसे आप स्ट्रिंग्स को देखे होंगे घर में मेरे भाई, तो क्या करते हैं ना, एक साइड से बांध दिए स्ट्रिंग को और एक साइड से पकड़ के उछला दिए मेरे भाई उसको, तो क्या होता है, आपको ऐसा साइन या कॉस का फंक्शन का वेव्स बनता हुआ दिखाई देगा। तो उसमें भी डिस्टरबेंस क्रिएट किए तो ऐसा कुछ शेप दिखाई देता है। तो हम लोग वेव्स का शेप को इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को ट्रफ कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को ट्रफ कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट कहते हैं। अब आपको इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पता होगा, हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है शायद। लाइक सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड, हम नया वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, वेवलेंथ। इसके अंदर में एक टर्म होता है मेरे भाई, वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का आप चाहते हैं आपको डेफिनेशन लिखवाए, लिखो एक बार डेफिनेशन फिर समझाएंगे। हाँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, जो कि आपको मालूम है मेरे भाई, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है लैम्डा, ठीक है। तो क्या वेवलेंथ का डेफिनेशन आप सबको पता है क्या मेरे भाई, पहले से किसको कहते हैं वेवलेंथ? अगर पता हो तो हमें लगता है कि बताने की जरूरत नहीं, झूठ का आपका नोट्स कॉपी भरेगा उससे, निकल जाएंगे। वैसे हम अंग्रेजी में बड़ा बड़ा अच्छे से लिखवा सकते हैं डेफिनेशन, ठीक पता है। ही है। अंकित को पता है मेरे, बाकी लोगों को पता होगा तो फालतू का लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी आपको पढ़ना है नहीं मेरे भाई, इसको थोड़ी ना कि वेवलेंथ का डेफिनेशन पढ़ेंगे आप। तो हम सोचते हैं कि छोड़ देते हैं डेफिनेशन।
हाँ, बहुत तरह का डेफिनेशन है मेरे में, कहीं से भी ले लो ना, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस। जैसे ये वाला मिलता जुलता यहाँ पर ये रहा ऊपर मेरे भाई, तो फिर हम अगला पकड़ेंगे इसको एक बार यहाँ तक मेरे भाई, यहाँ तक। ये भी एक वेवलेंथ है ना, ये भी एक वेवलेंथ, ये भी बात सबको पता है मेरे भाई। या फिर दो जो मैक्सिमम हाइट है उसके बीच का डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहते हैं। किसी को दिक्कत होगा वेवलेंथ का डेफिनेशन समझने में तो बोल देगा, मतलब ये भी वेवलेंथ है। कहीं भी 2 पॉइंट्स को लो, ठीक है, तो उस टाइप के जो फिगर्स बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ का यूनिट एक तरह का लेंथ है माय डियर स्टूडेंट, तो यूनिट जो होता है मीटर होता है, सबको पता है ये सारी बात। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखवा देंगे, 2 सक्सेसिव पॉइंट्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तो उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो आई होप ये लाइन क्लियर है। हम नहीं चाहते कि आपको लंबा करके पढ़ाई, कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे भाई, एक टर्म आपको यूज होगा यहाँ पर, एम्पलीट्यूड, ये भी आपको पता है, हमें अच्छे से मालूम है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है मेरे भाई, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट या ट्रफ, क्रेस्ट का या ट्रफ का जो मैक्सिमम हाइट होता है ना, ये जो मैक्सिमम हाइट होगा इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम हाइट, ये एम्पलीट्यूड है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम जो हाइट होता है क्रेस्ट का या ट्रफ का, ठीक है। ये भी लाइन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे में, थर्ड टर्म जो यूज होगा आपको यहाँ पर, टाइम पीरियड यूज होगा, टाइम पीरियड। हाँ, टाइम पीरियड लोगों को समझ में आ जाता है मेरे में, किसी से मिलता जुलता टर्म होता है फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम टाइम देंगे थोड़ा आपको समझाने में, जिसको समझाने में हम आपको टाइम देंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब हमें देखे है कि बच्चे को समझ नहीं आता है, तो उसको हम समझाएंगे मेरे में। तो टाइम पीरियड क्या होता है मेरे में, लेट्स से ना कि वेव स्टैटिक पड़ा हुआ है और हमको एक वेवलेंथ चलने में जो टाइम लगा, यहां से हम यहां जाएंगे, ठीक है, यहां से यहां जाने में जो टाइम लगेगा हमें, या फिर यहाँ पे खड़े थे और वेव मूव कर रहा था, ठीक है, तो यहां से एक वेव को गुजर जाने में, यहां से लेट से एक वेव पूरा गुजरा, यहां से लेकर के यहां तक पूरा गुजरने में जो टाइम लगेगा उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। क्या होता है मेरे जो टाइम टेकन, या तो कोई इंसान को चला दो यहां से यहां तक, या फिर तुम यहीं पे खड़े रहो और एक वेव को गुजर जाने दो, तो जो टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं मेरे भाई टाइम पीरियड। टाइम टेकन by a wave, time taken by a wave to complete one wavelength, to complete one wavelength। तो टाइम पीरियड क्लियर है ना सबको? अगर किसी को कोई डाउट है टाइम पीरियड को समझने में तो बोल दो। एक वेव को गुजरने में किसी एक पार्टिकुलर टाइम से, टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन वेवलेंथ, एक वेव को पूरा कंप्लीट होने में, चाहे एक ही पॉइंट में सोचे, उस पॉइंट से एक वेव को पास होने में कितना टाइम लग गया, दैट इज टाइम पीरियड। या फिर हम चलेंगे यहां से यहां तक, उसमें जो टाइम लगेगा उसको ही टाइम पीरियड कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है मेरे में, फ्रीक्वेंसी। लोग याद तो कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t होता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं मेरे में। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हें समझा दे इस डेफिनेशन, ठीक है मेरे भाई। हमें तुम लोग बस जवाब देना कि हम फ्रीक्वेंसी नहीं समझा रहे, बस हमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका जवाब देना। लेट्स से माय डियर स्टूडेंट, एक वेव को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास होने में, एक वेव को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास होने में हाफ सेकंड लगता है, हाफ सेकंड, ठीक है। कितना टाइम लगा मेरे में? आधा सेकंड लगा, आधा सेकंड लगा एक वेव को पास होने में, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से आधा सेकंड लगा। तो हमें बताओ एक सेकंड में वहां पर से कितने वेव्स पास कर जाएंगे? दो पास कर जाएंगे। एकदम क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, एकदम आसानी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, एक पॉइंट से
एक वेव को पास होने में आधा टाइम लगा, तो 1 सेकंड में तो ऑब्वियस सी बात है कि सर 2 वेव्स पास कर जाएंगे। तो मेरे में फ्रीक्वेंसी यही होता है कि अगर टाइम पीरियड आपको नोन है ना, तो कैसे आप निकाले मेरे में फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले? अभी हम दिए थे आपको हाफ सेकंड, टाइम पीरियड कितना दिए थे? हाफ सेकंड, तो हाफ यही में पुट किए, तब ना 2 आया, 1/1/2, तो ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो सोचो, तो यही डेफिनेशन तुम लोग पढ़ते आया था। यहाँ देखिए, हम इसका डेफिनेशन चाहेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स passed through a particular point in 1 second। 1 सेकंड में कितना पास कर गया? 1 सेकंड में कितना पास कर गया? नंबर ऑफ वेव्स passed through a particular point in 1 second। 1 सेकंड में कितने वेव्स पास कर गए, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मेरे भाई, अगर किसी वेव का टाइम पीरियड 1/3 सेकंड है, मतलब एक वेव को पास करने में 1/3 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड में कितने वेव्स पास कर जाएंगे? बात समझ में आ गया? तो फॉर्मूला में देखो तो सेट है कि 1/3 पुट कर दे तो ऊपर चला जाता, अपने आप 3 हो जाता। तो आई होप लाइन्स तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब लोग कि याद कर लेते हैं 1/t को बोलते हैं, तो आज के बाद से क्लियर होना चाहिए क्यों 1/t लिख देते हैं, क्योंकि इसी से निकल कर क्या रहा होता है, कितना फ्रीक्वेंट है। चलो मेरे भाई, इसी से एक मिलता जुलता और टर्म होता है मेरे भाई, एक अच्छा टर्म इसी टाइप से, जैसे फ्रीक्वेंसी होता है उसी टाइप से एक टर्म यहाँ पे यूज होगा, जो कि यूज होगा आपको इस चैप्टर के अंदर में। फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी को आप टिक लगा दिए थे शायद, हम लगाए हैं मेरे में, आप भी टिक लगा लीजिएगा। और जो अगला लिखते जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट टाइप का ही, ये भी बच्चों को नहीं समझ में आता। वेव नंबर बहुत छोटा छोटा शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा बड़ा लिखेंगे आपसे। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर को न्यू के ऊपर एक बार लगा देते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे भाई ये क्या होता है? ये क्या होता है माय डियर सर? हमको तो फिर से एक लॉजिकल जवाब देगा, ठीक है? मान लो कि एक वेव का लेंथ 1/2 मीटर्स है, 1/2 मीटर्स है, तो 1 मीटर में कितने वेव्स आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं वेव नंबर क्या होता है? 1 मीटर लेंथ में, 1 यूनिट लेंथ में कितने सारे वेव्स है? 1 यूनिट लेंथ में कितने सारे वेव्स है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स, या फिर हर्ट्ज भी यूज करते हैं, आप लोग जानते हैं मेरे, ये सब में अब फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो न्यू बार क्या हो गया मेरे में? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो आप लोगों ने जवाब दिया कि सर अगर वेव का लेंथ 1/2 मीटर्स है तो 1 मीटर में 2 हो गए, तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? वेवलेंथ कितना था? लैम्डा का वैल्यू कितना था? 1/2 था। तो न्यू बार का वैल्यू कितना हो गया? 1/1/2, 2 हो जाएगा। बोलो यस या नो? यस सर। तो डेफिनेशंस क्लियर हो गए कि नहीं अच्छे तरीके से? कि कंफ्यूजन रह गया आप लोगों को? क्लियर है अच्छे तरीके से? यूनिट जो होता है उसका मीटर इनवर्स हो जाएगा, यूनिट जो होता है वो मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप, एक चाहो तो इसमें डायग्राम दिखला सकते हो, एक वेव बना करके ऐसा टाइप का बना लो मेरे भाई, अब बोल दो कि इतना यूनिट जो है, इतना डिस्टेंस जो 1 मीटर है, और मेरे भाई एक वेव का वेवलेंथ दिखला दो 1/2 मीटर, तो तुमको अपने आप दिख जाएगा। अच्छा सर, यही को आप बोलते थे कि लैम्डा का वैल्यू हो गया यहाँ, लैम्डा का वैल्यू 1/2, तो नंबर ऑफ वेव्स कितना हो गया? वेव नंबर को ही नंबर ऑफ वेव्स बोल सकते हैं, तो 1/1/2 तो 2 आ जाएगा, तो 1 मीटर में 2 होगा। तो ये सारी लाइंस आपको क्लियर हो गई, ठीक है? मेरे में यही 2 मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स थे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, वेव वेलोसिटी, ये सब आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, ठीक है? उसको हम लोग वेव वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ वेव बोलेंगे, या वेव वेलोसिटी भी तुम कह सकते हो, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, ठीक है? बहुत आसान चीज है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव डेफिनेशन से ही क्लियर है मेरे भाई, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
तो वेलोसिटी को v लिख दिए, और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, वेव का लेंथ का बात करें, कितना वेव्स है या कितना लेंथ है उसका, और बाई टाइम। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो सारे स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। शायद ये सब बातें आपको ऑप्टिक्स चैप्टर में फिजिक्स में बताया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से होता है। उसका स्पीड जो होता है ना वो c के इक्वल होता है। तो हम लोग जो भी बात करेंगे यहाँ पे c के टर्म में बात करेंगे मेरे भाई। लैम्डा, लैम्डा तो लैम्डा रहने दो, और ये 1/t है ना, लैम्डा बाई टी, इसका मतलब 1/t है, तो 1/t को लैम्डा इंटू ड्यू कह देंगे कि नहीं करेगा। तो c इक्वल टू लैम्डा इंटू ड्यू, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। ये सबको मालूम होता है, अभी सब पे ज्यादा बात नहीं करेंगे मेरे भाई। आगे आगे हम आपको बताएंगे मेरे भाई, कांस्टेंट नंबर है, तो अगर लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा इंक्रीज करेगा तो न्यू डिक्रीज करेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो न्यू डिक्रीज करेगा, यानी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर वेवलेंथ कहीं पर बढ़ेगा तो वहां पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितना पास करेगा। तो अगर लेंथ लंबा हो जाएगा मेरे वेव का तो ज्यादा टाइम लगेगा पास होने में, तो कम होगा ना, कम फ्रीक्वेंट होगा, नंबर ऑफ वेव्स कम जनरेट होंगे। ठीक है, तो ये सब बातें याद है मेरे भाई, क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान चीजें है मेरे भाई, चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कुछ नाम लिखेंगे जो हमें केमिस्ट्री में जरूरत है मेरे में, बस उसी लोग का नाम लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है वो हम थोड़ा सा बताएंगे आपको। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे नाम हम लिखेंगे मेरे भाई, रेडियो वेव्स जिसका एनर्जी बहुत कम होता है मेरे में। उसके बाद होता है माइक्रोवेव्स, ये फिजिक्स के बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड सन से जो रेडिएशन आते हैं ना, और 60% रेडिएशन जो सन से आते हैं वो इंफ्रारेड ही होते हैं। हाँ, हम लोग के लिए वो इनविजिबल है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो देख पा लेते हैं। ठीक है, पीछे वाले कह रहे हैं हम भी देख पाते हैं मेरे वो एनिमल्स लोग देख पाते हैं। ठीक है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, कोई नहीं है सर अगर। ठीक है, यूवी रेज, यूवी रेज माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद विजिबल लाइट, आपको पता है कि सन से कुछ यूवी रेडिएशंस भी आते हैं जो कि ओजोन लेयर हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, एक्स रेज, एक्स रेज, ठीक है, यूवी रेज के बाद एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज मेरे भाई, ये सब है, ये एनर्जी के ऑर्डर पे लिखे हैं। तो ये थोड़ा सा आपके माइंड पे होना चाहिए, वैसे ये सबसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जेईई में। ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी है, इंक्रीजिंग एनर्जी है बोल सकते हो, चाहे फ्रीक्वेंसी आगे चलेगा पता कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा, या फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। तो रेडियो वेव से माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर यूवी रेज, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज, फिर कॉस्मिक रेज होते हैं मेरे में, जो कि ये सब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। यूवी, एक्स रेज, गामा रेज। एक्स रेज हम लोग करवाते भी, आपको भी मालूम है मेरे में। खैर उस सब में हम लोग का कोई फालतू का डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग आ रहे हैं विजिबल लाइट के बारे में जानेंगे मेरे में। विजिबल लाइट 7 कलर्स के होते हैं। ठीक है, विजिबल लाइट 7 कलर्स के होते हैं। विबग्योर का आप नाम सुने होंगे मेरे भाई, है ना, विबग्योर का, VIBGYO और R। ठीक है, तो ये 7 ही कलर पहले जाने जाते थे मेरे भाई, फिर गर्ल्स लोग का लिपस्टिक आया तो फिर और भी कलर जाने लगे। ठीक है, तो मेरे भाई विबग्योर जो है, इसमें जो वायलेट होता है, इसका जो कुछ वेवलेंथ हम लिखना चाहेंगे मेरे भाई, इसका 400 नैनोमीटर्स होता है वायलेट का, और रेड का जो होता है वो 750 होता है मेरे। इसका एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा मेरे में, सही लिख रहे हैं, 750 नैनोमीटर।
और फ्रीक्वेंसी ये वेवलेंथ है मेरे भाई, और फ्रीक्वेंसी अगर लिखे तो इसका होता है 7.5 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज होता है, और इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 4 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज। तो बहुत आसान है, इसका 4 तो इसका 4 यहाँ से मैच करेगा, इसका 7.5 यहाँ से मैच करेगा। ठीक है, तो ये विब्ग्योर का है मेरे में, कुछ फ्रीक्वेंसी है, और ये सब एक्सपेरिमेंटल है कि कितना फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेकंड में कितने गुजर जाएंगे, वो सारी चीजें हैं मेरे में। उसका वेव का लेंथ कितना होता है तो नैनोमीटर्स के रेंज में होते हैं। तो ये सारी बातें छोटी छोटी मेरे में, ये समय बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, आप बस थोड़ा ध्यान रखना है कि विजिबल लाइट जो होता है विब्ग्योर होता है, इसमें आप प्रिज्म ये सब के बारे में पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ाई है मेरे में स्पेक्ट्रम में वो सारी चीजें, अभी नहीं। ठीक है, स्पेक्ट्रम जिस दिन टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ाएंगे बोर्स के एटॉमिक मॉडल पे। ठीक है सर एक बार पेज दिखाइएगा। हाँ जल्दी से देख लो। जल्दी से देख लो माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इसी में थोड़ा सा कुछ बात और भी लिख देते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे मेरे में, जो लाइट होते हैं ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक टाइप है, वही वाला विजिबल लाइट को ही केवल लाइट लिखते हैं मेरे में, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। तो ये जो लाइट है ना, ये लाइट दो टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है, आप लोग पढ़ते होंगे डुअल नेचर में। तो लाइट का दो नेचर्स होते हैं, एक होता है वेव नेचर, और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। मेरे पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो जो मैक्सवेल का जो थ्योरी है ना, मैक्सवेल का जो भी थ्योरी है मेरे भाई, वो वेव नेचर को लेकर के है। मैक्सवेल का जो भी थ्योरी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो सब क्या है, वेव्स के नेचर को लेकर के है, और उनका थ्योरी सारा के सारा सेटिस्फाई होता था वेव्स को लेकर के। जैसे वेव्स का कुछ आप लोग शायद फिजिक्स में वेव्स टॉपिक पढ़ाया गया होगा, कुछ उसका एक फॉर्मूला होता है d2y/dx² इक्वल टू -1 लैम्डा स्क्वायर, इस टाइप से होता है ना। इस टाइप से फॉर्मूला होता है मेरे 4π² लैम्डा स्क्वायर, ऐसा कुछ करके होता है माइनस साइन के साथ में। तो अभी नहीं हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं मेरे भाई, वो हो जाएगा आपको वेव्स टॉपिक। ठीक है, वेव्स टॉपिक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि वेव्स का एक कोई भी एक वेव्स का एक फंक्शन होता है, और उस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, जो कि मैक्सवेल हम लोग को बताए थे मेरे भाई कि सन से जो रेडिएशंस आते हैं ना, वो भी दो नेचर रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी आएंगे ये सारे, उसके पास में भी वेव नेचर होगा। ठीक है, और पार्टिकल नेचर होगा मेरे भाई। कैसे देखा गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया गया था, वो सारी चीजों से देखा जाता है मेरे भाई। तो वो सारी बातें आपको बताई जाएगी फिजिक्स में। हमको यहाँ पे मेनली जो बात करना है, दोनों से रिलेटेड बात करना है। तो अगर वेव का आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स एक टॉपिक है, शायद पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ हमें नहीं पता, बट हम आपको बताना चाहेंगे वेव्स के बारे में। नहीं हुआ, चलो हम बता देते हैं मेरे में। खैर आपको नाम सुने होंगे ये सारी चीजों का। तो अगर कोई चीज को ना वेव्स प्रूफ करना है, वेव्स को प्रूफ करना है कि वो वेव नेचर होता है, तो वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए एक तरीका है मेरे में कि वेव्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना शो करते हैं। तो ये पता होगा कि आपको वेव्स ही शो कर सकते हैं मेरे में, कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब लाइट आपको पता है कि रिफ्लेक्शन भी शो करता है और रिफ्रैक्शन भी शो करता है। इसका मतलब लाइट का एक प्रॉपर्टी तो वेव वाला सेटिस्फाई कर रहा है, एक प्रॉपर्टी तो लाइट सेटिस्फाई कर लिया मेरे भाई। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है वेव्स का, यानी कोई पूछेगा कि वेव्स को कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से आप प्रूफ करेंगे। अगर कोई चीज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों शो कर रही है, इसका मतलब उसमें वेव नेचर होने का साबित हो रहा है कुछ ना कुछ अमाउंट पे। एक प्रॉपर्टी और होता है मेरे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का मतलब सब समझते हैं, एक डिफ्रैक्शन टर्म होता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है मेरे भाई, जैसे मान लो कि हम लोग जैसे एक छोटा सा एक मान लो कि ब्लैक डार्क रूम है और उसमें एक होल करके टॉर्च रख दिया वहां पर, तो क्या होता है, पूरा रूम में लाइट फैल जाता है ना।
यानी कि डिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, चाहो तो लिख लो अगर जगह है तो। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट स्प्रेड कर जाना। जैसे हम लोग घर में भी बल्ब जो लगाते हैं, तो वो बल्ब क्या करता है, एक जगह पे लगाएगा उससे सारा फैलेगा। तो वेव्स का ये भी खासियत होता है कि फैलता है मेरे में, वो रुकता नहीं है, एक तरह का डिस्टर्बेंस है, वो पूरा फैलेगा। अगर हम जिस रूम में बैठ करके बोल रहे हैं ना, तो इस रूम में मेरी आवाज पूरा फैल रही है, यानी ये वेव्स का खासियत है। ये साउंड वेव्स कहलाएगा, और वो वाला लाइट वेव्स कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा इंटरफेरेंस शो करते हैं। इसके अलावा मेरे भाई इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब मिक्स हो जाती है। जैसे आप बोले मेरे भाई, मान लो दो लोग मेरे साथ और चिल्लाने लगा साथ में, तो कैसा लगेगा आपको? उसको बोलते हैं नॉइज, हम लोग बोलने लग जाते हैं, यानी मिक्सअप होने लग जाता है, मिक्स्ड हो जाती है, इंटरफेयर होने लग जाता है। उसी को क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जो लाइट होता है मेरे भाई, मान लो कि यहाँ पे एक ग्रीन लाइट लगा दी है, एक येलो लाइट लगा दी है, एक रेड लाइट लगा दी है, तो पता चला कि आपका राइड भी चकमक चकमक होने लग जाएगा। पीछे वाले कह रहे मजा आता है ऐसा। हाँ मेरे भाई, तो सिर्फ ये लाइट रेडिएशन इस टाइप का शो करते हैं, ये मिक्सअप शो करते हैं। इसीलिए लाइट के अंदर में ये भी प्रॉपर्टीज है, इंटरफेरेंस पैटर्न मेरे भाई। अब दो तरह का इंटरफेरेंस होता है। मान लो कि अब ऐसा बल्ब लगाए मेरे भाई कि जो दोनों का रेस जो है ना, उसको कंस्ट्रक्टिव बना दिया, यानी और ज्यादा लाइट आने लग जाएगा। एक ऐसा भी लाइट हो सकता है मेरे भाई कि आपको आग को बंद करना पड़ जाए मजबूरी में, यानी कि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप का बनना, वहां पे आपको डार्कनेस ज्यादा फील होगा। ठीक है, तो आई होप ये लाइन समझ में आया होगा मेरे में। और पार्टिकल का खासियत बोले मेरे भाई, पार्टिकल का खासियत क्या होता है? तो मेरे भाई लेट से एक बॉल सोचो, और बॉल को सोचो मेरे में क्या क्या खासियत शो करता है। अगर वो न्यूटन का सारा लॉस को फॉलो करेगा, है ना, तो लाइट का जो नेचर होता है मेरे में वो पार्टिकल नेचर। लेकिन अब ये वेव नेचर सब कोई जानता था कि लाइट होता है, क्योंकि सबको पता है मेरे में कि लाइट में रिफ्लेक्शन और खुलने में दिखता है, ये सब चीज, डिफ्रैक्शन पूरा फैलता है ये भी दिखता है, इंटरफेरेंस भी सब दिखता था। तो लोगों को पहले क्या लगता था कि जो लाइट है ना, वो केवल और केवल वेव नेचर शो करता है। लेकिन आगे चल के मेरे भाई प्रूफ हुआ था कि लाइट जो होता है ना, उसके अंदर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको आप लोग फोटॉन्स कहते हो। तो उसी को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे ना मेरे में, उनके नाम की अब हम लोग थ्योरी पढ़े, तो तब समझ में आया कि पार्टिकल नेचर का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था पार्टिकल नेचर का थ्योरी। तो अभी हम लोग जानेंगे अब पार्टिकल नेचर वाला थ्योरी। तो अभी तक जो बात बोले माय डियर स्टूडेंट, ये वेव नेचर वाला चीजें समझ में आ गई तुम लोग को? यस या नो? यस, वेरी गुड। तो कैसे साबित करते हैं किसी को भी वेव नेचर है या नहीं है? तो अब हमारे पार्टिकल नेचर को ये साबित करेंगे प्लैंक्स आकर के। कैसे साबित किए थे वो बात करते हैं अभी। तो प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी के बारे में जानेंगे मेरे, क्या बताए थे इन्होंने, यहीं पर से पार्टिकल नेचर साबित होगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लाइट है ना, तो लाइट के बारे में तो हम लोग जान गए मेरे में कि सब देख करके तुरंत तुरंत बताए थे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसके अंदर में वेव नेचर है। अभी तुरंत साबित किए मेरे में कि एकदम वेव नेचर है, ये तो 100% है, 100% है कि वेव नेचर होता है इसके अंदर। ये तो कंफर्म था, लेकिन किसी को भी कंफर्म नहीं था कि लाइट के अंदर में पार्टिकल नेचर भी होते हैं। तो प्लैंक्स जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें ऐसा मन में ख्याल आया। मेरे पीछे वाले कह रहे हैं कि मेरे मन में भी बहुत ख्याल आता है। अरे मेरे में वो ख्याल नहीं बात कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पर अब लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लैंक्स के मन में कुछ आया लाइट को लेकर के, ठीक है, और ये कैसे आया या फिर क्या हुआ ये सब तो बाद में, या फिर सही चीज आया ख्याल उन्हें या गलत बता दिए कुछ, वो सारी बातें हम लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इन्हें क्या लगा ना कि ये लाइट में कुछ पार्टिकल नेचर भी होता है। और मेरे पास सारा जितना भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे ना, सारा फॉर्मूला वेव वाले में पुट हो जाता था, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का थ्योरी मैक्सवेल दिए थे, सब सेटिस्फाई करता था लाइट ये सब। ये पार्टिकल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अब तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो इन्होंने क्या बोला ना कि लाइट ऐसा होता है कि पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, अब देखो जुबैक अपना मन से बोलते कि डस्ट पार्टिकल है,
मेरे भाई आज तक हमें नहीं पता है कि ये कैसा पार्टिकल होता है। अभी जुबैद को पता है, शायद हमें इससे मिलना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर मेरे भाई इन्होंने बस बोला, इन्हें देखे, ऐसा तुम सोचोगे देख लिए थे क्या ये पार्टिकल होता है, तो नहीं भाई मैं देखे ना कुछ देखे, अपना मन से ही बोले कि ऐसा उन्हें लग रहा था कि लाइट के अंदर में कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं छोटे छोटे। अब कैसे पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, वो तो अभी बात करते हैं मेरे भाई। तो अगर पार्टिकल नेचर के बारे में अगर थोड़ा सा सोचे ना हम लोग कैसा बात करें, तो हम लोग के मन में ऐसा आता है मेरे कि लाइट रेडिएशन ऐसे आ रहा है वेव्स के फॉर्म में, क्या ये तो कंफर्म है। तो हम लोग के मन में ऐसा आता है कि लाइट में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते होंगे जो आ रहे होंगे, हम लोग के मन में बस यही आएगा, हम लोग के मन में ऐसा जाएगा। अब देखो मेरे भाई, ना हमें ये बात का कंफर्म है और ना किसी और को कंफर्म है कि ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं या कितने बड़े होते हैं, क्या होते हैं, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, किसी को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। इवन हम ये भी नहीं बता सकते कि ये वेव के फॉर्मेट में आते हैं, लेकिन हाँ हम लोग को ऐसा लग रहा होता है कि सिंस अगर लाइट है और वेव नेचर भी है, तो हो सकता है पार्टिकल ऐसे ऐसे चल चल करके आता हो, वेव के डायरेक्शन से आता हो, वेव टाइप से चल चल। दरअसल ये वेव कुछ थोड़ी, यही पार्टिकल ऐसे ऐसे चल चल करके आ रहा है, यानी कि जैसे कैटवॉक का आप नाम सुने होंगे मेरे, तो उस टाइप से चल चल करके आ रहा है, हम लोग को ऐसा फील करते हैं। दरअसल किसी को कुछ नहीं पता है कि कैसे चल के आता है। ठीक है, हम लोग चलो ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसा होता होगा। अब इसको समझते हैं मेरे कि इन्होंने क्या क्या बात बोला। तो पहले तो इनका थ्योरी को लिख लेते हैं, बस इन्होंने बस इतना ही बताया, अब इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। बस क्या बोले प्लैंक्स की ये पार्टिकल नेचर रखता है, कैसे होगा। इन्होंने एक बात और बोली थी मेरे, जो बात हम आपको बताना चाहेंगे। इन्होंने बात बोली कि हमें ऐसा लगता है कि ये लाइट के अंदर में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा इसकी कोई गारंटी हम नहीं देते, हमें भी शक है इस चीज पर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इन्होंने अपनी बातों में एक बात ऐड की, अगर होता होगा आगे चल करके कभी प्रूफ हो जाएगा तो मेरी थ्योरी को मान लेना, यानी कि मेरे थ्योरी को सही मान लेना। और अगर ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि पार्टिकल नेचर भी शो करता है, तो मेरे थ्योरी को रिजेक्ट कर देना। इन्होंने ये बात ऐड की थी, ऐसा नहीं बस समझना कि सीएमएस सर अपना मन से बोल दिए ये बात, नहीं मेरे भाई, इन्होंने ये बात कही थी अगर आगे चल के कभी प्रूफ हो जाएगा कि पार्टिकल नेचर होता है, तो इसका मतलब मेरा थ्योरी सही है, अदरवाइज मेरा थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर देना। देखते हैं आगे क्या होता है मेरे भाई, क्या होगा, इसका प्रूफ होगा सही की गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं, पहले तो प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी की एक लाइन लिख लेते हैं मेरे भाई। तो इन्होंने बस इतना ही बात बोला है कि पार्टिकल नेचर होता है, ज्यादा अपना मन से बुद्धि मत लगा लेना। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, हाँ हम लोग लाइट के बारे में बात करें, अभी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, energy of emitted radiation is integral multiple of some minimum नहीं ठीक है, some very small quantity, some very small quantity, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी है, some very small quantity known as quantum, ठीक है मेरे भाई। प्लैंक्स के थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो भी एनर्जी एमिट होते हैं, रेडिएशंस जो भी होते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम क्या दिया गया, क्वांटम। और बोले कि क्वांटम ही ट्रेवल करता है, तो क्वांटम लाइट के पास में हम लोग बोलते हैं एनर्जी होता है, तो इसका मतलब क्वांटम्स के पास में ही एनर्जी होगा। तो लिख लेते हैं मेरे भाई क्या होता है। तो क्वांटम को ही दरअसल हम लोग फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। क्वांटम्स को ही एक लाइन में और बोलते हैं फोटॉन्स। तो फोटॉन्स आर एनर्जी कैरियर्स, यानी ये कैरी करता है, एनर्जी कैरियर्स which carries one quantum of energy, मतलब उसके अंदर में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं क्वांटा बोलते हैं, या फोटॉन्स बोल सकते हो, जिसके अंदर में एक क्वांटम, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम नहीं, सबसे मिनिमम, सब लोग बोलते हैं ना एटम है मेरे में, तो एटम के अंदर में छोटे छोटे क्या चीज है, तो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। वैसे ही लाइट के अंदर में क्या क्या छोटे छोटे चीज है, तो फोटॉन्स है मेरे में, फोटॉन से मिल करके बना है, विच कैरीज वन क्वांटम ऑफ एनर्जी।
ठीक है, वन क्वांटम ऑफ एनर्जी। तो प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी जो है मेरे भाई, वो क्या है, लाइट को पहले जाना जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, वेव्स के सारे खासियत थे उसके अंदर पे, सब कुछ प्रूव्ड था। प्लैंक्स का लाइट था मेरे भाई, लाइट का जो थ्योरी दिए, इन्होंने कहा कि पार्टिकल नेचर होता होगा, हमें नहीं पता क्या होता था क्या नहीं होता था। प्लैंक्स बस इतना ही बात बोले, अगर मेरा थ्योरी सही हो जाएगा तो मान लेना, नहीं तो रिजेक्ट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। मेरे भाई उन्होंने यही बात को अंग्रेजी में लिखवाई, क्या बोले कि जो एनर्जी जो एमिट होगा रेडिएशन के थ्रू, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आता है, जिसे क्वांटम बोलते हैं, ठीक है, या फोटॉन्स बोल देते हैं कि फोटॉन्स के अंदर में छोटे छोटे क्वांटम्स होते हैं, या फोटॉन्स ही क्वांटम है, वो एनर्जी को कैरी कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि अब एक बात हम लोग को समझ में आई है कि लाइट के अंदर में छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो कोई तो एक्सपेरिमेंट होगा ना, हाँ हाँ, आगे प्रूफ करेंगे इस बात को, आगे चल के हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि दरअसल ये पार्टिकल नेचर सही प्रूफ हुआ था या गलत प्रूफ हुआ था। अच्छा एक बात और बता देते हैं, क्वांटम थ्योरी जो है ना, क्वांटम थ्योरी एक बहुत वास्ट टॉपिक होता है, बहुत वास्ट टॉपिक होता है। आज तक मतलब बोला जाता है कि क्वांटम थ्योरी किसी को समझ नहीं आया है, और अगर किसी को समझ आ गया तो इसका मतलब उन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं है, और जिसने पढ़ा है उसको समझ नहीं आया। तो मेरे भाई देखो, अपना क्या है, हमें भी पूरा नहीं बुझाएगा अंदर से, और तुम्हें भी 100% तो बुझाएगा नहीं, तो तुम अगर फिर क्या करेंगे सर, तो मेरे भाई फिर क्या होगा, जितना आपको आईआईटी में सिलेबस पे है वो सारा आपको बुझा जाएगा, वो सारा आपको ऐसा लगेगा कि वो सब फील हो रहा है, बस आपका काम इतना ही है, हम लोग को बहुत ज्यादा डेप्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो जितना आईआईटी का है मेरे भाई वो सब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और जो चीजें आपको लगेगा कि आपको मेरे समझ से बाहर हो रहा है, इसका मतलब वो समझ जाना कि वो आईआईटी से भी बाहर है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। चलो आगे बात करते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ गया कि मेरे भाई की इस टाइप से फॉर्मेट में होगा, ठीक है। यानी कि तुम ऐसा समझ सकते हो मेरे भाई कि लाइट जो है, लाइट, अब इसको हम लोग कैसा बात करने लगे, पार्टिकल के टर्म से बात करना स्टार्ट कर दिए। दरअसल अगर होगा तो ये सारा चीज वैलिड है, ठीक है, पार्टिकल्स के फॉर्म में। और ये पार्टिकल्स के जो फॉर्म होंगे, अगर पार्टिकल हो गए तो इसके अंदर में कुछ स्मॉल पैकेट्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, वो सब पैकेट्स बोल रहे हैं, उसी स्मॉल पैकेट्स को क्वांटा बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा, क्वांटम। और इससे छोटा कोई चीज नहीं हो सकता है। जैसे तुम लोग इसका मतलब क्या है ना, समझ में नहीं आ रहा ढंग से, लेट्स एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रखते हैं। मेरे भाई गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है और मास नंबर 179 होता है। मतलब क्या है ना मेरे भाई, अगर एक एटम गोल्ड का है, एक एटम गोल्ड का है, तो उसका मास जो होगा ना 179 AMU होगा, 179 AMU होगा, एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो अगर हम बोले कि मेरे बेटा 300 AMU हमें खरीद कर लाना है गोल्ड, तो क्या लगता है तुम 300 AMU गोल्ड खरीद के लेते आओगे, बताओ तो। अगर हम तुम्हें बोले कि 300 AMU गोल्ड चाहिए, तो कितना खरीद, कैसा खरीद सकते हैं, कैसा, हम अगर नो जवाब आ रहा तो कैसा गोल्ड खरीद पाएंगे, क्या लगता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 179। यस यस मेरे भाई, इसका मतलब आपको 179 के इंटीग्रल मल्टीपल में लेना होगा। अगर इसका तोड़ कर लेंगे तो वो गोल्ड का एटम ही नहीं होगा, गोल्ड का एटम ही नहीं होगा। अगर हम बोले 300 AMU गोल्ड, ये पक्का गोल्ड नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता कि 300 AMU गोल्ड हो। यानी आपको गोल्ड लेना होगा तो 179 into 1, 179 into 2, 179 into 3, यानी इसके इंटीग्रल मल्टीपल पर लेना पड़ेगा। यानी गोल्ड का सबसे जो छोटा यूनिट है वो यही है मेरे भाई। उसी तरीके से लाइट के जो सबसे छोटे यूनिट्स है उसको बोला गया क्वांटा, यानी उसका जो एनर्जी होगा उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में एनर्जी चलेगा। ऐसा नहीं कि आधा बोल देंगे उसका, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आई होप जो बात तुम्हें कहना चाहते हैं, ठीक है, समझ में आ रही होगी तुम्हें। तो अब हम लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर एनर्जी कैरिड, एनर्जी कैरिड, एनर्जी कैरिड बाय फोटॉन्स। मेरे भाई अगर सोचो, एक सेकंड में ज्यादा फोटॉन्स रहेगा तो ज्यादा एनर्जी होगा ना, यानी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी होगा, ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई। इस पेड़, अगर हम जल्दी जल्दी यहाँ पे पेड़ गिराएंगे मेरे भाई तो ज्यादा आवाज करेंगे,
ये तो लाइन समझ में आ रहा है। एनर्जी कैरीड बाय फोटॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो फोटॉन्स कैरी करेगा माय डियर स्टूडेंट, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स को ईपी लिखेंगे, ईपी, ईपी का मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ये क्या बोले हम, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। किसका फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन आ रहा होगा। अगर यूवी आएगा तो यूवी का होगा, एक्सरे आएगा तो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी होगा। तो सवाल आया कि यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। उस कांस्टेंट को बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को क्या कहा गया, एच को प्लैंक्स कांस्टेंट, एच को बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स के नाम पे दिया गया क्योंकि प्लैंक्स ही बता रहे थे मेरे भाई। तो मेरे भाई ऐसा थोड़ी है कि एक ही फोटोन आएगा एक साथ में, तो एक सेकंड के अंदर में तो बहुत सारे फोटॉन्स आएंगे। तो इफ देयर आर n फोटॉन्स, n फोटॉन्स है, एक फोटोन का इतना एनर्जी, एक गोल्ड एटम का इतना मास है, जितना गोल्ड एटम होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी जो होगा कितना होगा, Nhν। और अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे मेरे भाई C इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, याद होगा वेव वेलोसिटी जहां पे पढ़ाए थे। तो यहाँ पर से अगर तुम न्यू निकालोगे तो C बाई लैम्डा आएगा। तो यहाँ पर मेरे में एक और फॉर्मूला तुम्हारे सामने तैयार हो गया, NhC बाई लैम्डा, NhC बाई लैम्डा, ये भी एक फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे भाई। ठीक है, हाँ अब H का वैल्यू हम बता देते हैं कि H का वैल्यू क्या होता है, आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो 6.625 होता है, लेकिन हम लोग पुट करने टाइम में 6.63 पुट कर लेंगे। 625 होता है, 625 होता है, लेकिन 63 ही पुट करना है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो आप H का वैल्यू याद रखेंगे 6.63 इंटू 10 का पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। कभी यूनिट भूल गया तो आप ध्यान रख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इनवर्स होता है, तो इधर आएगा एनर्जी का यूनिट जूल और इसका यूनिट सेकेंड हो जाएगा, तो जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, लाइन्स तो इतना ही हो गया मेरे में। यहीं पर एक छोटा सा और बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट। अब ये तो एनर्जी हो गया ना, एनर्जी पर सेकंड को हम लोग पावर बोलते हैं। एनर्जी पर सेकंड को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, सबको पता होगा मेरे में। तो एनर्जी पर सेकंड अगर बोले, एनर्जी पर सेकंड बोले अगर, पर सेकंड, तो एनर्जी पर सेकंड यानी इधर टाइम से डिवाइड होगा तो इधर भी टाइम से डिवाइड हो जाएगा, उसे पावर कहेंगे, पावर कहेंगे, या एनर्जी पर सेकंड भी कह सकते हो। तो ये एन भी क्या हो जाएगा, अब वो तो एन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हो जाएगा, एच न्यू या NhC। फॉर्मूला वही है, बस एन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एन को नंबर ऑफ फोटॉन्स था, यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, बस चेंज कर दिए थोड़ा सा। आई होप लाइंस क्लियर है। और ये n का वैल्यू हमेशा 1 2 3 ही चलेगा, इसका वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है मेरे भाई, आपको लाइंस क्लियर है। इसको एनर्जी पर सेकंड बोलो या रेट ऑफ एमिशन बोल सकते हो, मतलब कि एनर्जी कितना एमिट हो रहा है, रेट ऑफ एमिशन। रेट का मतलब हमेशा टाइम से डिवाइड होता है मेरे भाई। एक क्वेश्चन कराना चाहेंगे आप लोग को, और आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन करा के मेरे भाई, एक क्वेश्चन हम आपको कराना चाहेंगे, यहाँ पे छोटा सा 2 मिनट का है। ठीक है, यहीं पे करा देते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, इतना जगह में बन जाएगा मेरा सॉल्यूशन। यहाँ तक लिख लिए तो हम क्वेश्चन लिख पाएंगे फिर आपको। हाँ लिख लिए हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ एमिशन, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो लिखो एक क्वेश्चन लिखो, लिखवा सकते हैं, सबको एग्री है? यस सर। चलो ठीक है। ए बल्ब ऑफ पावर, ए बल्ब ऑफ पावर 30 वॉट, पावर का यूनिट आपको पता है वॉट होता है। ए बल्ब ऑफ पावर 30 वॉट emits radiation of wavelength, emits radiation of wavelength 663 nanometer, 663 nanometers. Calculate number of photons emitted per second. Calculate number of photons emitted per second.
कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। बन गया। कैलकुलेशन बहुत इजी और सिंपल दिए हैं मेरे भाई, आ जाना चाहिए आंसर। आ गया। टेन का पावर -18 कैसे आ सकता है? ये तो प्लस में आएगा ना, नंबर फ्रैक्शनल कैसे हो सकता है? हमें लग रहा था अच्छा वैल्यू आएगा, कुछ और आएगा। तो कैलकुलेशन अच्छे से करो। तो पावर आपको 30 वॉट दिए हैं। एन का मतलब नंबर हो गया, नंबर ही तो फोटॉन्स निकालना है। एच का वैल्यू 6.63। यस सर 10 का पावर 20 आएगा। 10 का पावर 20 आएगा। यस 10 का पावर 20 आएगा। 6.63 इंटू 10 का पावर -30। यही फॉर्मूला लगा देना है, यही वाला। पावर इक्वल टू NH लैम्डा दिया है ना, C वाला लगा दो। 3 इंटू 10 का पावर 8 लगा दो और डिवाइडेड बाई लैम्डा का वैल्यू आपको 663 इंटू 10 का पावर -9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये नैनोमीटर्स में है माय डियर स्टूडेंट। उधर ले जाओगे तो ये n का वैल्यू 10 का पावर 20 आ जाएगा फोटॉन्स। ठीक है, n का वैल्यू 10 का पावर 20 फोटॉन्स है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। तो आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज का लेक्चर को एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट है और नहीं डाउट है तो लिख दो। सब क्लियर है सब कुछ? सर आज जो सेकंड क्वेश्चन कराए थे वो शो करिए। कौन सेकंड पेज? सेकंड क्वेश्चन एम वाला। एम वाला क्वेश्चन को शो करें, रुक जाओ। हाँ ये रहा क्वेश्चन। M प्लस आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन। जो लोग को क्लियर हो गया वो लीव कर सकते हैं क्लास को, क्लास ओवर हो चुका है। ठीक है, आप 10 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर आपका क्लास फिजिक्स का होगा। ठीक है।